हेलो बच्चों। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर 29 के ऑब्जेक्टिव सेकंड की। और पिछले अपन ने वीडियो लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देखा था। अब अपन ऑब्जेक्टिव सेकंड की बात करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को अप्लाई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है ऑब्जेक्टिव सेकंड का, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। अपने को चार ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन अपने को बोल रहा है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन अपने को बोल रहा है द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। थर्ड बोल रहा है द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और फोर्थ ऑप्शन अपने को बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो इन चार में से जो है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अपने पास में आएगा। तो अपन बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज जो होता है वो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब टोटल चार्ज अगर कांस्टेंट है तो इसी बात को अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई टोटल चार्ज जो है, चार्ज के अंदर तो पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव भी आ गया। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है इसका मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट होगा या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट होगा। जैसे अपने पास में अपन ने बोल दिया कि भाई 8 माइक्रोकुलाम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और 2 माइक्रोकुलाम माइनस का जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब अगर दोनों के टोटल चार्ज की अपन बात करें तो दोनों का जो टोटल चार्ज है वो अपने पास में कितना आ गया, तो अपन बोलेंगे प्लस का 6 माइक्रोकुलाम जो है वो टोटल चार्ज आ गया। तो ये टोटल चार्ज जो है वो यूनिवर्स का कांस्टेंट रहता है। ये दोनों जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कैसे हो सकते हैं, मान लो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन गया प्लस का 7 माइक्रोकुलाम, यानी क्या हो गया, इसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया। अब डिक्रीमेंट हो गया तो अपन बोल दें यहां पर जो नेगेटिव का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हो गया माइनस का 1 माइक्रोकुलाम। लेकिन इन दोनों का जो सम है या वो सम अभी भी कितना बना हुआ है, प्लस का 6 माइक्रोकुलाम। तो ये जो टोटल है दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज या पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। और ना ही जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि अपन जो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ पढ़ते हैं वो चार्ज है प्रॉपर्टी के लिए, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए पढ़ते हैं, ना कि चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं कि पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा कहीं पर भी अपन नहीं पढ़ते। तो टोटल चार्ज जो है यूनिवर्स का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मोर करेक्ट आंसर है कि द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने को बता रहा है ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट। अब अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो अपन बोल दें कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने को दे दिया कि ये भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो यहाँ पर अपन कोई पॉजिटिव चार्ज जो है उसको रख रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो ये चार्ज जो है इसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है उससे दूर की तरफ, उससे दूर की तरफ यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट किया। इसको अपन नाम दे दें क्या, ई डैश। तो अपन बोलेंगे इसके नजदीक कोई पॉइंट है, नियर बाई कोई पॉइंट है, मान लो ये वाला पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो पी पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और डायरेक्शन सेम है तो अपन बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय जो है वो अपने को बोल दे कि भाई नेगेटिव चार्ज जो है वो रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को जो बोला है वो पॉइंट चार्ज बोला है, ये नहीं बताया कि वो
पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर की तरफ। मान लो इसने कितना कर दिया तो ई डैश ही प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसके नियर बाई किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पॉइंट क्यू है और इस क्यू पॉइंट के ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, यानी ई माइनस में ई डैश। यानी पॉइंट चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के नजदीक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब ऑप्शन की तरफ अपन चलते हैं। ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को बोल रहा है विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव, मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। तो यहां पर अपन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये बोल रहा है कि हमेशा, यानी हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। अब पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो मान लो पॉजिटिव चार्ज तो बीच में कहीं पर भी हो सकता है। अब अपन ने इस वाले पॉइंट के ऊपर देखा, इसके नजदीक इस वाले पॉइंट के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आया। अगर अपन इधर वाले पॉइंट के ऊपर देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ अपोजिट हो जाती, तो वहां पर ई माइनस के डैश हो जाता। यानी हमेशा ये बात अपन नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। वो पोजीशन ऑफ पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गए। किसकी वजह से, कि ये हमेशा की बात कर रहे हैं, कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर बोल रहा है कि इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो अपन बोलेंगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को वो रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली, ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। किसी पॉइंट के ऊपर अपने को बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और पोटेंशियल जो है वो वी है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोल रहा है कि अगर ई इज इक्वल टू जीरो तो वी जो है वो मस्ट बी जीरो, यानी वी जीरो होगा ही होगा। सेकेंड ऑप्शन अपने को बोल दिया, सेकेंड ऑप्शन है कि v इक्वल टू जीरो, ई मस्ट बी जीरो, ई मस्ट बी जीरो। थर्ड ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन अपने को बोल दिया कि ई नॉट इक्वल टू जीरो, v नॉट इक्वल टू जीरो, यानी e अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो v भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी दोनों जो है वो जीरो नहीं हो सकते। फोर्थ ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो फोर्थ ऑप्शन अपने को दे रहा है v नॉट इक्वल टू जीरो और e के नॉट भी जीरो, यानी e जीरो नहीं हो सकता। अब अगर अपन चेक करें कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो सबसे पहले अपन बोल दें कि एक कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है Q चार्ज, दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये वाला है प्लस का Q। अब दोनों के बीच में कहीं पर अपन पोटेंशियल की वैल्यू निकालें इस P पॉइंट के ऊपर, तो क्या पोटेंशियल जो है वो जीरो आएगा क्या, तो अपन बोल देंगे पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। कितना आएगा, तो मान लो ये वाली डिस्टेंस जो है वो है r, ये वाली डिस्टेंस जो है r, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन में r। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव हो गया, इसका भी पॉजिटिव, तो नेट कितना बन गया के क्यू अपॉन में r। तो अपन बोल दें यहाँ पर कि टोटल जो पोटेंशियल है वो बन गया 2 के क्यू अपॉन में कितना r, पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। अब अगर P पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन यहां पर बात कर लें तो देखिए कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा इधर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको नाम देते हैं अपन E1। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से दूर की तरफ यानी इधर की तरफ होगा, इसको नाम दे दिया E2। अब डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पर P पॉइंट के ऊपर जो E1 और E2 की वैल्यू है वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इक्वल वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो उसकी वजह से यहां पर नेट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अगर Vp की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है
तब भी ई की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब अपने को बोल दिया कि भाई ई जो है वो जीरो है, तो ई जीरो है यहाँ पर, तो वी मस्ट बी जीरो, तो क्या वी जीरो हुआ क्या, तो अपन बोल देंगे भाई नॉन जीरो है, ऐसा तो कुछ है यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड ऑप्शन की, कि v जीरो है तो e जो है वो मस्ट बी जीरो होगा, मतलब कि अगर v जीरो है तो e जरूर होगा कि वो जीरो ही हो जाए। इस बात को अपन देखें तो अपन बोल दें कि भाई दो कोई चार्ज है, ये वाला चार्ज जो है वो प्लस का चार्ज है क्यू, दूसरा यहाँ पर रखा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का क्या है, सेम है, तो अपन ने लिख दिया क्यू। अब ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस भी आर है और ये वाली डिस्टेंस भी आर है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अपन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो पोटेंशियल अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना, के क्यू अपॉन में आर बन गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना बन गया, माइनस का के क्यू अपॉन में आर बन गया, नेट कितना बन गया, जीरो बन गया यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन पी पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, नाम दे दिया इसको E1। नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज E2 हो गया। अब E1 और E2 की बात करें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, E1 प्लस में कितना, E2, E1 प्लस में E2, यानी E1 कितना, तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कितना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एड हो गया, ये बन गया 2 के क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। तो वीपी की वैल्यू जब जीरो है तब जरूरी नहीं कि ईपी की वैल्यू जीरो हो, ईपी की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। ये बोल रहा है कि जब v इक्वल टू जीरो तो e मस्ट बी जीरो, यानी v जीरो होने पर e जो है वो जीरो होगा ही होगा, तो ये वाली बात जो है वो भी क्या हो गई, गलत हो गई। अगर यहां पर मे भी आ जाता तो अपन कंसीडर कर सकते थे कि भाई ये होगा। चलिए अगले ऑप्शन की अपन बात करें, तो अगला ऑप्शन अपने को क्या दे रहा है, E नॉट इक्वल टू जीरो, V नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब E की वैल्यू जीरो नहीं है तब V की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। तो अब यहां पर देखिए कि ये अपन ने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज प्लस का, और यहां पर अपन ने बोल दिया ये नेगेटिव चार्ज है Q, ये वाला पॉइंट अपन ने बोल दिया P यहां पर। अब E नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या इस कंडीशन के अंदर E जो है वो जीरो है क्या, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, 2 के क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। इसी P पॉइंट के ऊपर अपन ने पोटेंशियल जो है वो भी कैलकुलेट किया था, और पोटेंशियल की वैल्यू जो आई थी इसी पॉइंट के ऊपर वो कितनी आई थी, जीरो आई थी। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जब E जीरो नहीं है, E जीरो नहीं है तब V भी जीरो नहीं होगा, लेकिन V क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला बोल रहा है कि जब V जीरो नहीं है तब E जो है वो जीरो होगा, तो अपन बोलते हैं यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज होता, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पोटेंशियल की वैल्यू Vp इज इक्वल टू कितना, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना निकाला था अपन ने, 2 के क्यू अपॉन में कितना, आर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपोजिट थी, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये वाला पॉजिटिव इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। फोर्थ क्या बोल रहा है कि जब वी जीरो नहीं होगा तब E जो है वो भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है चारों के चारों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में फोर्थ नंबर, द इलेक्ट्रिक potential decreases uniformly from 120 volt to 80 volt as one moves on the x-axis from x equal to -1 centimeter to x is equal to +1 centimeter. The electric field at the origin, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि ओरिजिन के ऊपर कितना होगा। क्या बोल दिया अपने को कि भाई ये अपन ने बोल दिया कि यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसका हो गया ओरिजिन 0,0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने को बोल रहा है
डिक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी बोल रहा है डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जब अपन मूव करते हैं कहां से कहां तक, तो पहले अपने को बोल दिया डिस्टेंस दे रखी है -1, -1 का मतलब इधर की तरफ हो गया, और फिर यहां पर दे दी अपने को डिस्टेंस +1, यानी इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट को मैं P नाम दे दूं, इस पॉइंट को Q। तो जब P से Q की तरफ अपन आते हैं तब ये बोल रहा है पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, तो P पॉइंट के ऊपर अपने को पोटेंशियल दे रखा है 120 वोल्ट का, Q पॉइंट पर यानी दूसरे वाले पॉइंट पर अपने को दे रखा है पोटेंशियल 80 वोल्ट का, यानी इतना डिक्रीज हो जाता है। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो अपन मैग्नीट्यूड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, तो मैग्नीट्यूड कितना, तो अपन बोल दे डेल V अपॉन में कितना डेल R, ये बन जाएगा। डेल V कितना, तो पोटेंशियल में कितना चेंज हो रखा है, तो 120 माइनस में कितना 80 अपॉन में डेल आर डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, तो -1 से लेकर के कहां तक +1 तक हो गई, तो -1 से +1 यानी कितना हो गया, तो अपन बोल दें 1 माइनस कहां पर है -1 से चला था ये, तो ये कितना बन गया यहाँ पर 40 अपॉन में कितना 2, 40 अपॉन में 2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो अपने पास में आ गया 20। अब ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास में आ गया, ये जो 2 है ये वाली जो कोऑर्डिनेट है वो अपने को सेंटीमीटर के अंदर दे रखे हैं, पोटेंशियल वोल्ट के अंदर है, तो अपन बोल दे 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन के अंदर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को बोल रहा है मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या अपन मस्ट बी बोल सकते हैं क्या इसको, तो एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़िए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस। क्या अपने को सोर्स जो है उस सोर्स के बारे में बताया हुआ है क्या, कि सोर्स जो है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है कि सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स हो, और पॉइंट सोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ जनरेट करेगा। ये जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है या डेल आर जो अपन ने लिया है, ये डेल आर या फिर अपन बोल दे डेल वी अपॉन में डेल आर जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन के अलोंग अपन ने लिया है, जबकि हो सकता है वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है जेड डायरेक्शन में भी हो। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो केवल कौन सी डायरेक्शन के अंदर आया है, एक्स डायरेक्शन के अंदर आया है। हो सकता है वाई में भी प्रेजेंट हो सकता है जेड में भी प्रेजेंट हो। अगर वैसी सिचुएशन होती तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाता, अंडर रूट के अंदर अपन बोलते एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस में जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब अपन ने केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर निकाला है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू मिनिमम है, इससे ज्यादा वैल्यू जो है वो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि सोर्स के बारे में कंफर्मेशन अपने पास में नहीं है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मस्ट बी इक्वल टू 0, तो सोर्स की कंडीशन नहीं देने की वजह से अपन ये ठीक है नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन अपने को बोल रहा है मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी हो सकता है कि भाई सोर्स जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर ही हो, तो अपन बोल सकते हैं मे बी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि भाई अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इससे ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन इससे कम वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम है, एक डायरेक्शन के अंदर अपन ने निकाल दी। अब तीनों डायरेक्शन में अगर आएगा तो वैल्यू इससे तो क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। तो अपने पास में यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, सेकेंड ऑप्शन मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर और थर्ड ऑप्शन मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Next question number 5. Which of the following quantity does not depend on the choice of zero potential or zero potential energy? अपने को बोल रहा है कि भाई ये कौन सी क्वांटिटी है जो अपने को ऑप्शन के अंदर दे रखी है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम के ऊपर या रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अपन बोल दें कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
या फिर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों की दोनों ही रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं। दोनों की दोनों किस पर डिपेंड करती हैं? रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। यानी पोटेंशियल को अगर अपने को डिफाइन करना है तो अपन इनफाइनाइट को जो है वो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट एज्यूम करके चलते हैं और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बता देते हैं? 0। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए भी अपन रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। तो अगर अपने को बोल दे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अपन बोलेंगे बिल्कुल डिपेंड करते हैं कि भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने को बोल दे कि भाई चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, या फिर अपने को बोल दे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल, ये दोनों के दोनों ही अपन बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पर या जीरो रेफरेंस पॉइंट पर या जीरो पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो बिल्कुल डिपेंड करता है जीरो रेफरेंस पॉइंट या जीरो पोटेंशियल पॉइंट पर। सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये डिपेंड नहीं करता, डिफरेंस आ गया। थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, तो ये डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर दो ऑप्शन करेक्ट चले जाएंगे, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, दोनों के दोनों जो हैं वो करेक्ट है, ए और सी जो है वो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो वो क्या बोल रहा है अपने को, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। और फिर अपने को फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, टॉर्क मस्ट बी जीरो, टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो, यानी कूलम्ब फोर्स और टॉर्क की बात कर रहा है। तो अगर अपन बात करें तो अपने को बोल दिया कि ये कोई भाई पॉइंट चार्ज है, अपन ने बोल दिया क्यों। अब पॉइंट चार्ज जो है वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बोल दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर एक डाइपोल जो है वो रखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं डाइपोल का चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, यहाँ पर अपन बोलते हैं डाइपोल का चार्ज जो है वो कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है चार्ज उसकी अपन बात करें तो माइनस क्यू जो चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा, क्यू इंटू में बोल दिया अपन ने E1, ये यहाँ पर फोर्स लग गया। अगर इसकी बात करें प्लस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसके ऊपर फोर्स लगता है, इसको अपन बोल दें F2 इज इक्वल टू कितना, QE2। अब पहली बात तो ये कि E1 और E2 की अगर बात करें तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर की। यानी यहाँ पर जो R है वो R दोनों चार्ज के लिए अलग अलग है, और दोनों चार्ज के लिए अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी। और दूसरी बात कि जो ये फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट होंगे तो अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया। और दूसरी बात डायरेक्शन जो है वो भी अपोजिट नहीं है, तो इसकी वजह से अगर अपन बोले कि एफ नेट क्या जीरो हो सकता है क्या यहाँ पर, तो एफ नेट जीरो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, तो मस्ट बी जीरो नहीं होगा। यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है
सॉरी, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल में बी जीरो, तो मे बी जीरो भी नहीं होगा, तो पहले और सेकंड ऑप्शन दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, यानी टॉर्क जो लगेगा डाइपोल के ऊपर वो मस्ट बी जीरो होगा। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क जनरेट कब होता है, तो अपन बोल देंगे टॉर्क जनरेट तब होगा जब यहां पर फोर्स की बात करें तो फोर्स F1 और F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, रोटेशनल एक्सिस से, प्लस में F2 और F2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, और बीच में अपन माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है दोनों फोर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में इस डाइपोल को रोटेट करवाना चाहे या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लस माइनस दोनों आ जाए। अब यहाँ पर फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है भाई, दोनों अलग अलग हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों भी क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर क्या किसी सिचुएशन के अंदर ऐसी कंडीशन बन सकती है कि भाई दोनों की वैल्यू जो है वो क्या बन जाए, अलग अलग हो जाए, तो थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, यानी हमेशा जीरो तो होगा ही होगा। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन अपने को बोल रहा है द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो, हाँ कभी कभार यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर यहां पर जीरो हो सकता है टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि F1 F2 की वैल्यू भी अलग अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो भी क्या है, अलग अलग है, तो टॉर्क जो है उस टॉर्क की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। A proton and an electron are placed in a uniform electric field। ठीक है, एक तो अपने को बोल दिया कि भाई प्रोटॉन है और एक अपने को बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्स्ट बोल रहा है अपने को ऑप्शन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मान लो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों पार्टिकल रखे हुए हैं, तो प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगेगा प्रोटॉन के ऊपर, तो अपन बोल देंगे क्यू प्रोटॉन का चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये कितना लगेगा, तो एफ ई इज इक्वल टू अपन बोल दे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब अगर अपन बात करें इन दोनों फोर्सेज की, तो इन दोनों फोर्सेज की अगर बात करें तो अपन बोल देंगे कि चार्ज जो प्रोटॉन का होता है उतना का उतना चार्ज मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। इसकी वजह से अपन बोलेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना का उतना फोर्स जो है वो किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अनइक्वल है, या एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं अपन, अपोजिट है। लेकिन यहां पर अगर एक्सीलरेशन वगैरह की बात करें तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम होता है। अब एम जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एम डिफर है, तो एम अगर डिफर होगा तो ए जो है एक्सीलरेशन जो है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड की बात कर ले चाहे वो डायरेक्शन की बात कर ले, दोनों ही सिचुएशन में। लेकिन फोर्स जो है वो दोनों के ऊपर क्या लगेगा, सेम लगेगा, लेकिन वो भी कौन सा, मैग्नीट्यूड केवल फोर्स का, डायरेक्शन जो है वो दोनों की अपोजिट होगी। तो अगर ऑप्शन की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मैग्नीट्यूड है तो या फिर केवल डायरेक्शन है, तो अपन कंसीडर करेंगे फोर्स को, फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का क्या है, इक्वल है। थर्ड ऑप्शन अपने को बोल रहा है देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, नहीं एक्सीलरेशन इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मास जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर अगला ऑप्शन अपने को बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है नहीं होगा, ना तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और ना एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है वो इक्वल होगी, केवल अपन बोल सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 8 नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन।
टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, यानी अपने को बोल रहा है आर इक्वल टू जीरो, ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। फिर पूछ रहा है अपने को द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टू बी जीरो, the electric field in a region is directed outward and is proportional to distance r from the zero. Taking the electric potential as at the origin to be zero, first option, it is uniform in the region, it is proportional to r, it is proportional to r square, it increases as one goes away from the ओरिजिन, यानी ये पोटेंशियल की बात कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने को दे रखा है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। आर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के जो है वो क्या है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिस्टेंस आर जो है वो है ओरिजिन से डिस्टेंस। चलिए अब अगर यहां पर अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपन यहां पर लगाएंगे कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूं कि यहाँ पर के जो है वो क्या एज्यूम किया है अपन ने, कांस्टेंट एज्यूम किया है, ये बन गया। अब अपने को पोटेंशियल पूछ रहा है कि पोटेंशियल जो है वो आर पर किस तरीके से डिपेंड करता है या फिर नहीं करता। तो ई और वी की बात करें तो ई और वी के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस का डीवी अपोन में कितना, डी आर। तो अपन बोलते हैं डीवी अपोन में डी आर जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का ई, और ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में, के आर, ये लिख दिया। तो डी वी इज इक्वल टू बना माइनस का के आर, इस डी आर को अपन ले आए इधर की तरफ, ये बन गया। अपने को पोटेंशियल चाहिए तो अपन बोल दें दोनों तरफ का क्या कर दें भाई, इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन कर दिया। यहां पर इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं ओरिजिन से लेकर के किसी पी पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन से लेकर के अपन किसी पी पॉइंट के ऊपर। यहां पर अपन बोल दे कि भाई ओरिजिन है तो ओरिजिन के लिए आर की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जीरो, और दूसरी वैल्यू अपन बोल दे आर, कोई डिस्टेंस है पी पॉइंट की आर। तो डीवी का इंटीग्रेशन अगर अपन करें तो डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा वी। अपन बोल दे अपर लिमिट जो है वो कितनी बन जाएगी यहां पर, तो जो अपर लिमिट है वो बन जाएगी वीपी बोल दें, और लोअर लिमिट कितनी, तो ओरिजिन के ऊपर अपने को बोला है कि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, तो ये बन गया जीरो, इज इक्वल टू कितना, तो माइनस, यहां पर इंटीग्रेशन करें तो के तो एज इट इज रह जाएगा, आर की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर की पावर 2 अपोन में कितना 2, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से लेकर के स्मॉल आर लिख दिया अपन ने। अब यहां पर अगर अपन लिमिट रखें तो लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो वीपी अपर लिमिट माइनस में जीरो लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना, माइनस का के है ये पहले अपर लिमिट तो आर स्क्वायर बाई 2, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना बन जाएगा, जीरो, यानी वीपी इज इक्वल टू बना माइनस का के आर स्क्वायर अपोन में 2। अपने को बोला है कि वी किस तरीके से आर के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपन बोलेंगे वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। अब अगर ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन अपने को बोल रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, नहीं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। फोर्थ ऑप्शन इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो जैसे जैसे अपन बोले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी ओरिजिन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि ये बोल रहा है इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो बन गया थर्ड ऑप्शन। तो चलिए ये ऑब्जेक्टिव सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आज अपने कंप्लीट कर ले।